हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बड़ा ही अहम है और ये है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, जो कि काफी ट्रिकी होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन इजी भी होती हैं। ऐसा नहीं है ट्रिकी और कंफ्यूजिंग होती हैं। इनको मैंने इजी कर दिया आपके लिए, तो आप चिंता मत करो। फ्रेजल वर्ब्स में एक्सपर्ट बना दूंगा मैं आपको। फ्रेजल वर्ब्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बड़ा ही अहम रोल अदा करती है। हम भारतीय हैं तो हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर इसको सीखते हैं, इस लैंग्वेज को। लेकिन परेशानी ये आती है, हम फ्रेजल वर्ब्स पे कभी भी ध्यान नहीं देते। कंपटीशन के जो बच्चे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है फ्रेजल वर्ब्स का। और जो नॉर्मल स्पोकन के स्टूडेंट्स हैं वो काफी कम करते हैं। लेकिन वो कब फंसते हैं? इंडिया में तो नहीं फंसोगे, आप मेरे से बात करोगे, सिंपल ऑर्डिनरी इंग्लिश में बोलोगे, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन आप किसी अमेरिकन से, यूके वाले से, ऑस्ट्रेलियन से, न्यूजीलैंड वाले से बोलेंगे तो वो फ्रेजल वर्ब्स ऐसे बॉम्बार्डमेंट करते हैं आपके ऊपर। तो फ्रेजल वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए अगर लैंग्वेज पर पकड़ हासिल करनी है, मजबूत बनाना है। अब क्या हुआ, देखो, मैं एक दिन अमेरिका में बात कर रहा था अपने दोस्त से, तो उसके पास ना बहुत सारी बिल्ली हैं। तो उसने मुझे बोला कि माई कैट वॉज इल एंड आई हैड टू गो टू वेट, यानी कि मेरी बिल्ली बीमार थी और मुझे वेट के पास, वेटरन के पास जाना पड़ा, यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर होता है। तो मैंने पूछा फिर, देन तो मुझे रिप्लाई आया कि आई हैड टू पुट डाउन माई कैट। मैं भी एज एन इंडियन मैंने भी सोचा पुट डाउन, वो बीमार है, उठा के रख दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उठा के नहीं रखी। 3 दिन बाद फिर मैंने कॉल की, फिर मैंने पूछा हाउ इज योर कैट। देन उसने मुझे एंग्रीली, गुस्से से रिप्लाई किया कि आई टोल्ड यू आई हैड टू पुट माई कैट डाउन। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। मैंने पूछा कि व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है। देन शी टोल्ड मी शी इज डेड, वो मर चुकी है। देन आई रियलाइज कि फ्रेजल वर्ब कितनी ट्रिकी होती है। मैंने जाकर गूगल पे चेक किया, आई गूगल्ड इट एंड आई फाउंड कि यूथेनाइज करना, यानी कि इच्छा मृत्यु या फिर आरामदायक मौत किसी भी जानवर को देना, पुट डाउन कहलाता है। मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसी सोचता आया था ना भारतीय की तरह, पुट डाउन मतलब उठा के रख दिया हो। तो यही गड़बड़ आप ना करें, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स का सही ज्ञान आपको होना चाहिए। कंपटीशन वाले बिल्कुल भी फ्रेजल वर्ब्स छोड़ेंगे नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले तो फ्रेजल का मतलब समझ लो। तो फ्रेजल वर्ब्स यहां पे मैं लिख देता हूं, फ्रेजल वर्ब्स। अब ये ऐसी वर्ब्स हैं जो कि फ्रेज का निर्माण कर देती हैं। कैसे? आप देखो कि वर्ब, मान लीजिए गो है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो रहेगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? सेकंड फॉर्म होगी वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? थर्ड फॉर्म होगी गोन। तो गो, वेंट, गोन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होती। तो मान लीजिए कि गो आया, तो गो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, उसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं, मतलब गो की सेकंड फॉर्म यूज हो सकती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये चेंज और किसी में नहीं होगी। प्लस इसके साथ में प्रेपोजिशन जोड़ी जाती है। क्या? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन हमेशा डायनामिक रहती है। डायनामिक मतलब खुद नहीं होती है, हम करते हैं, हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं और मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर गो के साथ में मान लीजिए आपने जोड़ दिया अबाउट, आपने जोड़ दिया इन, आपने जोड़ दिया एट, तो सबके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। तो यही फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ में आया होगा कि होती क्या है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब्स। 22 फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, 22 की 22। तो आप याद रखना कि दो तो पहले मैं ये बता रहा हूं, गो, एट। अब गो के साथ देखो, गो वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है, तो बन गई ना फ्रेजल वर्ब। आक्रमण करना, यानी कि टू अटैक, पूरी ताकत से हमला करना। टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी, यानी पूरी ताकत, पूरे बल के साथ किसी को मारना या हमला करना। ही वेंट एट हिज एनिमी। अब देखो, अगर आप नॉर्मल रीडर होते तो आप तो कहते यार सेंटेंस तो ये गलत है, ये क्या लिख रखा है। ही वेंट एट, वो उसके ऊपर चला गया, आप तो ऐसे समझोगे ना? नहीं, अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स का ज्ञान नहीं है तो आप सेंटेंस को गलत नहीं बोल सकते।
यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये वेंट एट यानी गो की पास्ट फॉर्मेशन है। पिछली बात कर रहे हैं ना कि वो किया उसने, गो वेंट एट हिज एनिमी। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास गया नहीं, उसके ऊपर हमला किया, अपने दुश्मन के ऊपर हमला किया एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया बाय कटिंग ऑफ हिज थ्रोट, यानी उसका गला रेत कर मार दिया, गला काट के मार दिया। गला काटने को मैं और शब्द दे देता हूं, इसको आप लिख लो, स्लिट बोलते हैं, स्लिट थ्रोट भी बोल सकते हैं आप। यहां पर एक वर्ड और ले लो, बी हेड, बी हेड या बी हेडेड करके आप बोल सकते हो, यानी कि गर्दन काट दी। देखते हैं अब यहां पर दूसरी फ्रेजल वर्ब गो फॉर, इसका मतलब भी आक्रमण होता है। ध्यान रखना दोनों में आक्रमण है, ये एट वाला तो पक्का हमला है, ये वाला थोड़ा सा दूसरे टाइप का हमला है। आक्रमण करना, झपटना, टूट पड़ना। अब देखो गो फॉर, अब झपटना ये भी तो आक्रमण होता है। अब मैं थर्ड क्लास में था, मेरा दोस्त था एक क्लास के अंदर, अमित कोहली, वो हम सारे दोस्तों में ना सबसे अमीर दोस्त था। अब हमारी जेब में पैसे तो होते नहीं थे उस टाइम पर, और ना हम खाना लेकर जाते थे इतनी सुबह सुबह, तो सारे खाली पेट होते थे, सब उसकी शक्ल ताड़ रहे होते थे ये कब पैसे निकालेगा, क्योंकि वो 3 रुपए या फिर 5 रुपए लेकर ही आता था अपने खाने के लिए। तो हम क्या करते थे, जो हमारी रिसेस होती थी उसमें बाहर कुलचे वाले खड़े होते थे, तो कुलचा वो लेता था, वो 3 रुपए का कुलचा देता था, उसमें 3 कुलचे और छोले होते थे उस टाइम के हिसाब से। तो जब वो रखते थे तो हम क्या करते थे, हम ग्राउंड में बीच में रखते थे, और साथ ऐसे हमारे जो 7-8 जितने भी स्टूडेंट्स थे, हम लोग आपस में ऐसे बैठते थे और 1 2 3 काउंट करते थे और झपट्टा मारते थे, जिसके हाथ में जितना आ गया गप कर लिया। तो इसको झपट्टा मारना बोलते हैं, यानी आप टूट पड़ते हो किसी भी चीज के ऊपर। इफ यू आर नॉट कॉशियस, अगर आप सावधान नहीं हो, कॉशियस मतलब सावधान, द डॉग में गो फॉर यू, मतलब कुत्ता आपके ऊपर झपट्टा मार सकता है। ऐसे ही बोलते हैं ना कि इससे दूर रहो, जानवर से आंखें मत मिलाओ। कभी भी इस टाइप के जो जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, जिससे आप अनजान हो, तो उससे नजरें ज्यादा मत मिलाओ, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि हमला करेगा मेरे ऊपर, इसलिए नजरें ज्यादा नहीं मिलानी चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं हमें। आइए देखते हैं यहाँ पर थर्ड फ्रेजल वर्ब गो आउट। गो आउट यानी क्या होता है, जैसे गो आउट बाहर जाना, लेकिन फ्रेजल वर्ब में इसका सेंस डिफरेंट है। क्या है, बुझ जाना, गुल होना। बड़ा ही मेजर फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना आपको। और कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स जो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना भूलें को। गो आउट को एग्जामिनर आपके पेपर में पुट आउट करके भी देता है, ठीक है। तो पुट आउट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ बाहर को रख दिया, इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, यानी कि आपने आग बुझाई। अब देखो एक्सटिंग्विश यानी आग बुझाना, एक्सटिंग्विशर लटके हुए देखे हैं ना बिल्डिंग्स में किनारों पे, जो जीने होते हैं यानी जो सीढ़ियां होती हैं, वहां पर किनारों पे लगे होते हैं सिलेंडर्स हाइड्रोजन के, उनके ऊपर लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने वाला। तो एक्सटिंग्विश के आगे अर कर दोगे तो सिलेंडर हो जाएगा वो वाला। अब यहां पर देखते हैं कैंडल हैज गोन आउट, बुझ जाना, गुल होना, यानी क्या हुआ है, कैंडल मोमबत्ती क्या हुई है, बुझ गई है। तो ये वाला बड़ा ही मेजर है, आप इसको ध्यान में रखना। अब देखते हैं यहाँ पर गो अवे। गो अवे चले जाने को बोलते हैं, खिसक जाना, हमारी लैंग्वेज में खिसक जाना, खिसक गया है वो। ये खिसकना ये वाला नहीं है, कहीं आप बुद्धि वाला सोचो कि बुद्धि से खिसक गया है, नहीं, ये जाने वाला खिसकना है। मूव ऑफ, मूव ऑफ भी फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। डिपार्ट रवाना हो गया, पुल आउट भी इसको बोलते हैं, और पुल आउट आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेजल वर्ब है। ही ऑर्डर्ड हिज मेड सर्वेंट टू गो अवे, उसने आदेश दिया अपनी नौकरानी को कि चली जाओ, जाने को बोला है। She angrily told him to go away and stop bothering her. Bothering का मतलब क्या होता है, bothering का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना, ध्यान रखना स्पोकन वालों, परेशान करना। Stop bothering me, मुझे परेशान मत करो। She angrily, गुस्से से, angrily मतलब गुस्से से उसको बोला है, यानी उसने उसको गुस्से से बोला कि यहां से
जाओ और मुझे परेशान मत करो। तो गो अवे देखो कैसे यूज हुआ है, तो गो अवे हो गया। गो आफ्टर देखते हैं यहाँ, गो आफ्टर किसी के पीछे जाना, चेस करना, किसी को पीछा करना, तलाश करना, और इसको रन आफ्टर भी बोलते हैं। रन आफ्टर को ध्यान रखना है आपने एग्जाम के लिए। रन आफ्टर, आई बेग, मैं गिड़गिड़ाया, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, भीख मांगी मैंने। आई बेग हिम टू गो आफ्टर हिज ब्रदर, यानी मैं उससे गिड़गिड़ाया कि तुम मेरे भाई के पीछे जाओ, जस्ट टू मेक श्योर दैट ही वॉज ओके, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि हाँ वो सही सलामत तो है। यहां पर देखते हैं गो बाय, गो बाय को गुजरना या बीतना बोलते हैं। पास ऑफ, स्लिप पास, इलैप्स, इलैप्स स्पोकन वाले ध्यान रखेंगे और कंपटीशन वाले पास ऑफ और स्लिप पास ध्यान रखेंगे। टाइम गोज बाय स्लोली, टाइम गोज बाय मतलब कि समय बीतता रहता है, कैसे, धीरे धीरे, तो बीतना हो गया ना, बीतता रहता है, तो लाइफ गोज ऑन, है ना। तो इस टाइप से ये फ्रेजल वर्ब है। आइए देखते हैं और फ्रेजल वर्ब। गो डाउन, गो डाउन एक तो होता है नीचे की ओर जाना, तो गो डाउन बोलते हैं आप। यहां पर इसका मतलब है सिंक, सिंक मतलब डूबना। कुछ भी बोलते हैं ना हम कि जहाज डूब गया, तो सिंक बोलेंगे कि शिप डूब गया या बर्बाद हो गया। ऐसे ही बी स्वालोड, बी स्वालोड यानी कि मैंने कुछ गटक लिया तो कहाँ जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। हमेशा ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ही काम होता है। मान लीजिए अगर मैं गिरा तो मैं यूं गिरूंगा ना, ऐसे जाके तो नहीं गिरता, है ना। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। बी स्वालोड यानी कुछ सटक लिया, तो समुद्र ने शिप सटक लिया, तो ऐसे ही बोलते हैं कि ओशन स्वालोड द शिप, यानी वो उसको जहाज को खा गया, निगल गया। ऐसे ही इसको बोलते हैं डूबना, नीचे उतरना। गेट ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब भी डूबना होता है। अगर मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू ड्राउन माई सेल्फ इन द वाटर, यानी अब मैं डुबकी मारने जा रहा हूं, इसका मतलब ये है। डिसमाउंट, हम कोई चीज माउंट करते हैं, सपोज मैंने यहां पर पंखा माउंट कर दिया सीलिंग में, यानी कि मैंने उसको लगाया। अब लगाने के बाद डिसमाउंट करूंगा, तो डिस किया ना, नेगेटिव हो गया, तो उतारा, उतारने को डिसमाउंट बोलते हो। तो डिसमाउंट आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस देखो, आई सो अ शिप गोइंग डाउन, मैंने शिप देखी, नीचे जाते नहीं, डूबते हुए देखी। मतलब समझ में आया। देखो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब नीचे उतरना नहीं, डूबते हुए देखा। तो गोइंग डाउन मतलब डूबते हुए देखा। अगली फ्रेजल वर्ब है गो डाउन, मतलब इसी के सिमिलर है, बट इसका दूसरा मीनिंग भी है। फॉल, गिरना, जैसे मैंने बताया था आपको, गिरोगे तो नीचे की तरफ गिरोगे हमेशा। गो लोअर, नीचे की ओर उतरना। कम होना या घटना, घटने को हम डिप्लीशन भी बोलते हैं। वर्ड ध्यान रखना, अगर हम बोलते हैं ना कि ओजोन लेयर घट रही है, तो ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड या इज गेटिंग डिप्लीटेड, वो घट रही है। इट सीम्स दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, रहन सहन का जो खर्चा, विल नेवर गो डाउन, मतलब ये कभी भी कम नहीं होगा। और शहरों में तो होता ही है, हमेशा कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर होती है, ना कि लोअर। यहां पर देखते हैं गो बैक ऑन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वाला फ्रेजल वर्ब है। टू ब्रेक प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ना, मतलब वो सलमान वाला डायलॉग सुना है ना कि मैं वादा करके फिर मैं मुकरता नहीं हूं, मतलब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर सुन ली, यानी इसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो कह रहा बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। टू ब्रेक प्रॉमिस, वादा तोड़ दिया, चेंज कर लिया माइंड। तोड़ना, भंग करना, ऐसे बोलते हैं। वादे से मुकर जाना, तो बैकआउट भी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना यार वो तो बैकआउट कर गया, अब वो काम पूरा नहीं करेगा, तो बैक आउट भी बोलते हैं। विड्रॉ भी बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। गो बैक ऑन और बैक आउट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहां पर देखते हैं द गवर्नमेंट, सरकार, लुक्स लाइकली टू गो बैक ऑन इट्स डिसीजन, यानी कि जो अपने वादे पर से ऐसा दिख रहा है कि वो पलटी मार रही है, यानी कि मुकर रही है, क्योंकि उसने वादा किया था खान बंद करने का, जो खदानें होती हैं उनको बंद करने का। माइंस होती हैं, जैसे कोल माइंस बोल दिया आपने,
तो कोयले की खान या खदान। अब यहाँ पर देखते हैं गो अबाउट। गो अबाउट को भ्रमण करना, टहलना, या फिर देसी भाषा में हम बोलते हैं कि डोलना, इधर उधर डोल रहा है बंदा, ठीक है, तो इसको रोम बोलते हैं। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, गो ऑफ। गो ऑफ को ब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्ट यानी कि विस्फोट, धमाका। तो फटने आप बोलते हैं गो ऑफ। एक्सप्लोड यानी विस्फोट हुआ। डिटोनेट, इस वर्ड को याद कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिटोनेट। बी फायर्ड, बी फायर्ड क्या होता है? बी फायर्ड जैसे गन से जब वो निकलती है गोली तो आवाज आती है, विस्फोट होता है, धमाका होता है, तो उस चीज को बोला बी फायर्ड, विस्फोट करना, का फूटना। द पिस्टल वेंट ऑफ, देखो सेंटेंस क्योंकि गो ऑफ है लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पिछली। वेंट ऑफ बाय चांस यानी मेरे हाथ में पिस्टल थी और मैं किसी से बात कर रहा था, उंगली ट्रिगर पे थी और दब गई, तो यानी वो अचानक से दब गई, यानी बाय चांस, यानी ये क्या हुआ है? धमाका हुआ है, यानी गोली चल गई। देखो गो ओवर, गो ओवर को एग्जामिन बोलते हैं, यानी जांच करना, स्टडी और रिपीट केयरफुली, ध्यान पूर्वक किसी चीज को गो थ्रू करना, अच्छे से पड़ताल करना उसकी, तो छानबीन करना, पड़ताल करना, गो ओवर को बोलते हैं। साथ में स्पोकन वाले स्टूडेंट्स स्क्रूटिनाइज, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको स्क्रूटिनाइज वर्ड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, कहीं न्यूज़ सुनते हो तो स्क्रूटिनाइज एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब छानबीन करना होता है। कंपटीशन वाले भी इस वर्ड को याद कर लें, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी आ जाए। तो स्क्रूटिनाइज बड़ा अच्छा वर्ड है। स्कैन, प्रिंटर देखा है आपने, प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंटर में आप कुछ रखते हो और वो स्कैन होकर आता है, तो जब स्कैन के नजरिए से देखो, क्या स्कैन कुछ भी छोड़ रहा है? नहीं, उसने पूरा केयरफुली सब कुछ रीड किया और एज इट इज एक एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी, तो डेट इज कॉल्ड स्कैन। तो स्कैन को गो ओवर बोलते हैं। तो आपको ये वाला फ्रेजल वर्ब याद हो गया होगा, गो थ्रू। गो थ्रू को पास थ्रू भी बोलते हैं, पास थ्रू, ये ध्यान रखना है आपको। पास थ्रू, पार करना, से होकर गुजरना, और सहना, जब आप किसी दौर से गुजरते हैं, मान लीजिए कि आपको बियर करना पड़ेगा, मान लो मेरा एग्जाम है किसी चीज का और मेरे पास कोई चारा भी नहीं है और मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा 10 घंटे, अदरवाइज मैं फेल होऊंगा, तो मुझे वो 10 घंटे के स्पैन से गुजरना पड़ेगा, यानी सहना पड़ेगा उस चीज को। तो बियर विद भी इसको बोलते हैं, एंड्योर भी इसको बोलते हैं, विद स्टैंड, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। विद स्टैंड यानी कि सामना करना, डट कर सामना करना। ही हैज टू गो थ्रू हार्डशिप, यानी उसको कष्ट झेलने ही पड़ेंगे, कष्टों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तो हार्डशिप को कष्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, हार्डशिप एक अच्छा वर्ड है, स्पोकन वाले इसको अलग से लिख लें, कष्ट बोलते हैं इसको। गो थ्रू, अब इसी का एक और सेंस है गो थ्रू, अनुमोदित करना, स्वीकृत करवाना, या फिर पास होना। तो बी अप्रूव, बी एक्सेप्टेड, दिस बिल विल नेवर गेट थ्रू। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है ये बिल कभी भी पास नहीं होने वाला, स्वीकृत नहीं होने वाला। आइए यहां पर देखते हैं, गो अंडर। गो अंडर को असफल होना बोलते हैं, दिवालिया होना। अब दिवालिया कौन होता है पता है? अब मैं ऐसे नहीं है कि मैं कंगला हो गया तो मैं किसी को भी जाकर बोल दूं भाई मैं दिवालिया हो गया, मैं तेरे पैसे नहीं दे सकता, ऐसे नहीं बोल सकते आप। समझाता हूं, देखो इसको विफल होना भी बोलते हैं, लूज ग्राउंड, ये बहुत ज्यादा कंपिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो लूज ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। अनेबल टू पे व्हाट यू ओ, मतलब कि आप देने में अब सक्षम नहीं हो, क्या? पैसा, किसी का पैसा लिया है, उधारी लिया आपने, ओ का मतलब उधार लेना पैसा, और आप अब कैपेबल नहीं हो उसको वापस रिटर्न करने में, तो अब आप क्या करोगे? आपको अपनी जान तो बचानी है, क्योंकि वो तो आएगा आपका सर फोड़ने के लिए, आप पुलिस से मदद मांगोगे, पुलिस भी क्या करेगी? सुलझा देगी मामला, है ना, आपस में रफा दफा करेंगे वो आपस में आप दोनों को, लेकिन सुलझाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि तो देनी है। अब क्या करोगे? ऐसे में कुछ ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, जज के पास जाते हैं, वो कहते हैं सर मैं अब कंगला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बिजनेस में सब लूज कर गया,
मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं किसी को दे ही नहीं सकता पैसा वापस, तो क्या करूं? तो जज बोलता है तू फिक्र मत कर, तेरी जान मैं बचाता हूँ। और जज साइन मार के एक चिट्ठी दे देता है जिसपे लिखा होता है दिवालिया। दिवालिया को इंसॉल्वेंट बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंसॉल्वेंट। लिख लो, इंसॉल्वेंट दिवालिया को बोलते हैं। जो बंदा कंगाल हो चुका हो, जिसका दिवाला निकल चुका हो। तो अब कर्जदार आएगा, अब जान बचानी है ना। अब आपके पास कोर्ट का एक मैसेज है, पर्ची है, तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब आप दिखाओगे आप पैसे देने हैं, ये ले दिवालिया, बच गए आप। ऐसे ही करते हैं बहुत सारे लोग। अनेबल टू पे व्हाट यू ओ, जो मैंने बता दिया आपको। दिस कंपनी विल श्योरली गो अंडर अनलेस इट इंप्रूव इट्स कंडीशंस। यानी यहां पर कंडीशंस कर लो आप, एस और ऐड कर लो। कंडीशंस यानी शर्तें। अब देखो कंपनी, ये कंपनी पक्का पक्का ही डूबेगी, इसका मतलब ये है सीधा सीधा, अगर ये अपनी शर्तें या अपनी शर्तों में सुधार नहीं करती। अब अगला देखते हैं, गो इन। गो इन का मतलब होता है अंदर जाओ, प्रवेश करना, कहीं पर दाखिला लेना। कम इन है ना, अंदर ही गए हो आप, तो इसलिए अंदर आ गए हो। एंटर भी इसी को बोलते हैं। बहुत सारे लोग एंटर में इन जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। एंटर इन मत करना कभी भी, क्योंकि एंटर के अंदर इन शामिल है यहाँ पर। ठीक है, तो कम इन को एंटर बोलते हैं। द की डज नॉट गो इन, चाबी अंदर नहीं जाती। यानी या तो गलत चाबी पकड़े हो या चाबी खराब है। अब देखो गो इनटू, क्या हुआ है, टू और ऐड हो गया यहाँ पे, टू इनके साथ में। तो थोड़ा सा मीनिंग तो सेम ही है, बट हल्का सा चेंज होगा। कैसे? प्रवेश करना तो रहेगा ही, छानबीन करना हो जाएगा, यानी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यहां पर देखते हैं, वी नीड टू गो इनटू क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट। यानी हमें जरूरत है किस चीज की? सवाल खड़े करने की, जो लागत आई है, यानी कि उसकी तहकीकात करने की, उसकी तय में जाने की। समझ रहे हो? तय में जाना यानी आप इंस्पेक्ट करोगे ना उस चीज को, इन्वेस्टिगेट करोगे, यानी जो लागत आई है। कॉस्ट को लागत बोलते हैं। लागत पता है क्या होती है? ये मार्कर बनाने में मेरी लागत आई है 8 रुपए, तो आप मुझे कॉस्ट नहीं देते हो, आप मेरे को प्राइस देते हो, मूल्य। लागत और मूल्य। अब मैं इसको आपको बेचता हूं 10 रुपीज में, तो 10 रुपीज आपके लिए मूल्य है। आप क्या अदा करते हो मुझे? प्राइस 10 रुपीज का। सेंटेंस, द कार स्किडेड एंड वेंट इनटू अ ट्री। गाड़ी स्किड। अब स्किड क्या होती है? बच्चे देखें वो स्किड मारते हैं साइकिल से ऐसे। मैं भी था, मैं भी बहुत ज्यादा शौकीन था, स्किड मारता था। 2002-3 में मैं जिम करता था, तो जिम का मालिक था और उसका एक दोस्त था। उसका दोस्त होंडा सिटी निकलवाने के लिए गया अपनी गाड़ी, और न्यू टेस्ट रन को जिम के मालिक ने ट्राई किया एट द स्पीड ऑफ 90। अब 90 की स्पीड पे जब ट्राई किया तो फ्लाईओवर था, उस पर बदरपुर था, रेता जिसको बोलते पीले कलर का जो होता है, वो फैला हुआ था कंस्ट्रक्शन की वजह से, और वो कार स्किड कर गई और स्किड करके सीधा फ्लाईओवर से नीचे गड्ढे में। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो देख रहे हो स्किड होना कितना खतरनाक होता है। तो वही यहां पर भी हुआ कि वो पेड़ में जाके घुस गई या पेड़ से जाके टकरा गई। अब देखते हैं गो अप। गो अप, गो अप कि ऊपर की ओर उठो। राइज यानी जैसे बोलते हैं ना सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वही है बिकम हायर इन प्राइस, या फिर कीमतों में उछाल आना, ऊपर होना, उठना, ऊपर होना। सेंटेंस, द टेम्परेचर इज गोइंग अप एवरी डे, जो कि सही बात है। हालांकि अब मौसम ठीक होना चालू हो जाएगा, अब तो सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन अभी फिलहाल टेम्परेचर ऐसा लगता है जैसे रोज बढ़ता ही जाता है या जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर गो अहेड। गो अहेड मतलब कि आगे की ओर अग्रसर होना, करना, यानी प्रोग्रेस करना, प्रगति करना, विकास करना। कैसे भी समझ सकते हैं आप, मेक प्रोग्रेस, या फिर बोलते हैं क्या, इसको बहुत सारे लोग डेवलप बोलते हैं। नहीं, गलत उच्चारण है, सही उच्चारण करो, डिवेलप। क्या? डिवेलप। डिवेलप, अगर मेंट लगा दूं तो डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट, ना कि डेवलपमेंट। ऐसे नहीं बोलना आपको, आपको क्या बोलना है? डेवलपमेंट।
अब देखते हैं यहाँ पर दे आर गोइंग अहेड फास्ट, द प्रोजेक्ट विल दे कैन रेज, ये प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा यानी उन्नति करेगा अगर वो रेज यानी उतना पैसा जो कि रिक्वायर्ड है, नेसेसरी मतलब कि जरूरत जो भी डिसाइडेड है उतना पैसा देंगे तो ही अग्रसर होगा ये प्रोजेक्ट। इसका मीनिंग ये है गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, एडवांस, प्रोग्रेस, यानी इसी के सिमिलर है ये भी, ये फ्रेजल वर्ब सिमिलर है। एडवांस, प्रोग्रेस, गो अहेड, देखो ये गो अहेड यहां पर भी आया ना, तो मीनिंग सेम है, सिर्फ फॉरवर्ड लगा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखते हैं यहां पर आगे बढ़ना ही बोलते हैं इसको भी। डज द इंस्पेक्शन गो फॉरवर्ड वेल, क्या जो जांच है वो सही चल रही है, इसका मतलब ये है। तो गो फॉरवर्ड मतलब कि सही यानी आगे चल भी रही है, आगे बढ़ भी रही है। गो ऑन, गो ऑन को कंटिन्यू, गो अहेड जारी रखना, आगे बढ़ना बोलते हैं, यानी कि तीनों की तीनों फ्रेजल वर्ब सिमिलर हैं। गो ऑन, कंटिन्यू, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। चलिए पुट फॉरवर्ड भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, पुट फॉरवर्ड यानी आगे की ओर रखना, पुट फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड भी हम यूज करते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी आप बोल सकते हैं। ही इज गोइंग ऑन विद हिज न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि वह अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं वीडियो की लास्ट हमारी फ्रेजल वर्ब। 22 बता चुका हूं, देख लो 22 भी है ये, तो ध्यान रखना है कि गो की मैंने कितनी फ्रेजल वर्ब दी है आपको, 22, तो इसलिए ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। इसके लिए लाइक जरूर दे देना। गो अलोंग विद, गो अलोंग विद को सहयोग देना बोलते हैं, किसी का साथ देना या लेना बोल सकते हैं। टू कोऑपरेट या फिर असिस्ट, किसी की असिस्टेंस लेना या देना। तो आई कैन गो अलोंग विद यू देयर, मैं आपके साथ वहां चल सकता हूं, यानी कि साथ दे सकता हूं, आप मेरा साथ ले सकते हैं। दे वर गोइंग टू द फेयर, फेयर क्या होता है, फेयर मेले को बोलते हैं, जैसे बुक्स का मेला लग गया या फिर खेलों का मेला या खिलौनों का मेला, इस टाइप से। सो आई आस्क्ड वेदर, अब इस वाले वेदर में ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ई ए वाला भी सोच लेते हैं, वो मौसम वाला होता है, ये वेदर है। आई कुड गो अलोंग विद देम, दे वर गोइंग टू द फेयर, वो मेले की ओर जा रहे थे या मेले में जा रहे थे, और मैंने उनसे फिर पूछ लिया कि क्या मैं भी उनके साथ चल सकता हूं, उनका सहयोग ले सकता हूं। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको 22 फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं भी आए तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, लिखकर पूछ लो, दुविधा परेशानी जहां पर भी महसूस हुई उस सेंटेंस को लिख देना, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, जो भी नए श्रोतागण हैं जो वीडियो के एंड तक स्टे किया है, जिन लोगों ने भी अभी तक, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है। ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना ही सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि तभी मेरे वीडियोस नोटिफाई होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। सब्सक्रिप्शन में वो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन चले आएगा, आपको नोटिफाई नहीं करेगा मेरा वीडियो। तो मुझे उम्मीद है सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे साथियों के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो, सभी को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हम लर्नर्स हैं। ऐसा मत करना नहीं मेरे को इंग्लिश ज्यादा आ जाए, मैं पेपर में ज्यादा ले आऊं, क्लियर हो जाए और ये रह जाए। द्वेष नहीं रखना है, हम सब लर्नर्स हैं, एक साथ मिलजुल के एफर्ट्स करेंगे और सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।